स्वागत है आपका आज के इस खास कार्यक्रम में जहां हम भारत का इतिहास एक्सप्लोर करेंगे। जी हाँ, मुगल एम्परर बाबर जो हैं उनको देश में किसने बुलाया था ये आज हम जानेंगे। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ फिलहाल, पर अभी परहेज करती हूँ। वीडियो के आखिरी में बोलूँगी कि क्या मैं सोच रखती हूँ। फिलहाल खुशी इस बात की है कि डॉक्टर राम पूनिया जो हैं वो हमको असलियत बताएंगे। आज के दौर में कई अंधभक्त ऐसे घूमते रहते हैं जो बाबर का नाम लेकर के हमारे देश के मुसलमानों को हरास करने की कोशिश करते हैं, पर असलियत से जब पर्दाफाश होगा तो उनके भी होश उड़ जाएंगे। तो ये वीडियो ना केवल मुसलमान बल्कि हर एक हिंदी और उर्दू भाषी इंसान को देखना ही चाहिए, क्योंकि हम आसानी से इस वीडियो को समझ पाएंगे और कट्टरवाद से भी छुटकारा पा पाएंगे। तो बिना किसी देरी के डॉक्टर राम पूनिया जी को धन्यवाद करते हुए और एंकर साहब को भी सलाम करते हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित श्रृंखला सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद यानी बाबर को लोगों ने एक गाली के रूप में तब्दील कर दिया है। अक्सर कहा जाता है बाबर की औलाद। लेकिन बाबर कौन था? बाबर हिंदुस्तान कैसे आया? उसने यहाँ पर किससे लड़ाइयाँ लड़ी, किसके कहने पर लड़ाइयाँ लड़ी? ये तमाम चीजें हैं जो छुपा ली जाती हैं। निश्चित रूप से बाबर एक हमलावर था। उसने हमला किया और अपना राज स्थापित किया, लेकिन बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं जो राजनीति के झांसेबाज हमसे छिपा जाते हैं और उनको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए आज बाबर के बारे में थोड़ा अपनी जानकारी में इजाफा करते हैं, और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। पुनियानी साहब, सबसे पहले तो ये कि बाबर को एक बड़े खलनायक के रूप में हमारे समाज में स्थापित कर दिया गया है। गाली के रूप में इस्तेमाल होता है। अक्सर अल्पसंख्यक समुदायों को जब टारगेट किया जाता है तो कहा जाता है बाबर की औलाद, और ये पिछले 30-40 सालों में बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन बाबर कौन था, क्यों कैसे भारत आया? हमलावर तो था, लेकिन बहुत सारे हमलावर थे। यहाँ हिंदुस्तान में भी एक राज से दूसरे राज पर हमला करने वाले लोग थे। कैसे आप बाबर को देखते हैं? कौन उनको आमंत्रित करने वाला था भारत में? वो खुद आया या बुलाया गया? जी, ये पहले तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सांप्रदायिक राजनीति के प्रचार में बाबर को एक बहुत नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और जब बाबरी मस्जिद को गिराना था तो उसके पहले से वो उस प्रकार के गंदे नारे शुरू हो गए। अब ये दूसरी बात है कि हम इतिहास को केवल राजाओं के धर्म के चश्मे से देखते हैं। वैसे देखा जाए तो बाबर भी एक राजा था जो उस समय काबुल और उस एरिया में राज करता था 16वीं शताब्दी के शुरुआत में। तो 1519-1520 के आसपास वो सियालकोट और झेलम नदी के उस पार उसने अपने राज्य का विस्तार किया। अब उस समय इस तरफ क्या हो रहा था, इस तरफ यानी जो झेलम नदी के पूर्व में और पंजाब उत्तर भारत में क्या हो रहा था, तो यहाँ 3 प्रमुख राजा थे। क्योंकि अब राजाशाही कोई धर्म के आधार पे तो होती नहीं है, लोग प्रस्तुत करते हैं, वो गलत है। तो एक तो दिल्ली में था इब्राहिम लोदी, और ये मेवाड़ राजस्थान की तरफ था राणा सांगा, और पंजाब में था दौलत खान लोधी। तो ये 3 यहाँ के बड़े राजा हो गए और इनके आपस में संघर्ष थे। जैसे दौलत लोधी को लगता था कि वो इब्राहिम लोधी को हराए, राणा सांगा को लगता था कि वो इब्राहिम लोधी को हराए। तो क्योंकि इसके पास संपत्ति के खजाने वगैरह थे आगरा में और दिल्ली में, तो इसके चलते एक तरफ से राणा सांगा ने एक दूत को भेजा बाबर के पास कि आप आइए, आप इब्राहिम लोधी के खिलाफ लड़िए। क्योंकि इसको पता था कि इब्राहिम लोधी को अकेले हरा नहीं सकता। तो उसने कहा ठीक है, इब्राहिम लोधी का राज्य जो है उसमें दिल्ली का प्रभुत्व है, आगरा पे प्रभुत्व है, तो आप दिल्ली की तरफ से आक्रमण कीजिए, मैं आगरा की तरफ से आक्रमण करूंगा, तो उसमें हम पार्टनरशिप में उसको हरा देंगे।
तो ऐसी दौलत खान लोदी का भी यही इरादा था कि भाई बाबर को बुलाया जाए और इब्राहिम लोदी के साम्राज्य को, इब्राहिम लोदी के राज्य को ये किया जाए। तो खैर, वैसे मुख्य बात तो कहूँ, राजाओं को आक्रमण करने के लिए कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं रहती। कोई निमंत्रण, वो वैसे भी देखते रहते हैं कि मैं राज्य का विस्तार कैसे करूं। तो एक तरफ राणा सांगा का दूत आया, दूसरी तरफ दौलत खान की तरफ से आया, तो बाबर इस तरफ आया। और वो एक चालाक जनरल था, वो युद्ध की कला में बहुत माहिर था। उसकी सेना की जो भी साइज हो, उसने अपनी बड़ी सेना की साइज को हराया। पहले दौलत खान को हराया और फिर इब्राहिम लोदी की फौज आई और इनकी लड़ाई हुई पानीपत में। और ये पानीपत की लड़ाई ने यहाँ के इतिहास को एक नई दिशा दे दी, क्योंकि भले ही इब्राहिम लोदी की फौज बड़ी थी, पर बाबर का जो युद्ध नीति थी उसके चलते उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, आके दिल्ली पे राज किया। अब इधर से क्या होता है, राणा सांगा ये आगरा पर जाके आक्रमण नहीं करता। उनकी समझ क्या थी कि आप दिल्ली से आइए, मैं आगरा में ये करूँगा तो इसको हम सफाया कर देंगे। और राणा सांगा, ऐसा इतिहासकार कहते हैं बाद में, कि राणा सांगा को शायद लगा कि बाबर भी वैसे ही एक लुटेरा होगा, जैसे पहले कई मुस्लिम लुटेरे आए, लूट के चले गए, ये भी आएगा, खजाना लेकर चला जाएगा और मेरा राज्य का विस्तार हो जाएगा। ये राणा सांगा की नीति थी। इसलिए राणा सांगा ने आगरा पे आक्रमण नहीं किया। राणा सांगा ने आक्रमण नहीं किया तो बाबर ने दिल्ली पे भी कब्जा जमाया, आगरा पे भी कब्जा जमाया। आगरा पे उसने अपने बेटे हुमायूं को भेजा, हुमायूं ने वहाँ किया, इसने यहाँ राज किया, तो इसका राज्य स्थापित हो गया। और उसने अब फैसला कर लिया, जिसको वापस जाना है, क्योंकि फौज में सब लोग हैं, जिसको वापस जाना है जाएं, मैं तो यहाँ टिक गया हूँ, ऐसा है ने, वो यहाँ उसने शासन करने की शुरुआत की। तो फिर राणा सांगा, अब देखते हैं कि भाई उसका तो रास्ता बंद हो गया है। तो फिर राणा सांगा और बाबर में खानुआ में लड़ाई होती है। अब ये लड़ाई को हम तो हमेशा हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखते हैं, राणा सांगा हमारे हैं, बाबर उनके हैं, राणा सांगा यहाँ के हैं, बाबर विदेशी हैं। पर आप मजे की बात देखिए कि राणा सांगा की फौज में हसन खान मेवाती, ये राणा सांगा के साथ हैं, और दूसरी तरफ बाबर के साथ जो दूसरे लोग हैं, और बहुत सारे अफगान सरदार, ये राणा सांगा को की मदद करते हैं बाबर के विरोध में, क्योंकि उनकी जो पुरानी दुश्मनी थी बाबर की और अफगानियों की, तो अफगान उसके साथ, राजपूतों के साथ यहाँ राणा सांगा के साथ मिलते हैं। और इस लड़ाई में, खानुआ की लड़ाई भी बहुत भयंकर लड़ाई थी, इसमें बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया और पूरा अपने राज्य का यहाँ पूरी स्थापना उसने दिल्ली, आगरा, राजस्थान के कुछ भाग, पंजाब के कुछ भाग, इसमें अपने उसने प्रशासन जमा लिया। और यहाँ वो जब राज्य कर रहा था तो एक बात उसे लगी कि भारत का जो वेदर है ये उतना मुफीद उनके लिए नहीं है जैसे कि काबुल के आसपास था, उस तरफ है। फिर भी उसने देखा कि यहाँ बाकी चीज़ें हैं जिसके कारण उसने यहाँ ठहरने का फैसला किया। अब मैं बाबर की ये तो पहली बात बता दूं कि ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था। कहाँ एक तरफ राणा सांगा इसको अपने दूत को भेज रहा है बाबर को, इब्राहिम लोदी को हराने में, क्योंकि हर एक राजा का ऐसा एक अंदाज होता था कि मैं अपने राज्य का विस्तार कैसे करूं, यहाँ तक उसकी सीमित थी। और फिर अपनी फौज को प्रेरणा देने के लिए कई बार वो धर्म का इस्तेमाल करते थे। कई बार वो कहते थे कि भाई ये जिहाद है, ये धर्म युद्ध है, ये क्रूसेड है, पर ये कोई इसके लिए नहीं था कि भाई आप इस्लाम के मूल्यों को फैलाएंगे या हिंदू धर्म के वसुधैव कुटुंबकम को फैलाएंगे। राजाओं को धर्म से उतना ही लेना देना था जितना कि कई पॉलिटिशियंस को धर्म के नाम पे, धर्म के मूल्यों से लेना देना होता है। उनका मुख्य उद्देश्य सत्ता होता है। तो खैर, अब बाबर की जो बात मैं खास तौर से आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक आज भी दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में एक बाबर की वसीयत है, और ये वसीयत उसने मरने के पहले अपने बेटे हुमायूं को लिखी। थोड़ा मैं इसका अनुवाद करना चाहूँगा आपके लिए। वो लिखता है, बेटा हुमायूं, ये जो हिंदुस्तान है इसमें बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। अल्लाह का शुक्र करो कि इस धरती पर राज्य करने का मौका हमको मिला है। पर याद रखो बेटा कि यहाँ जो अलग अलग कम्युनिटी हैं,
हमको सब कम्युनिटीज के प्रति न्याय देना चाहिए, तभी हम अपने राज्य को एक सफल राज्य बना सकेंगे। और दूसरा, आगे वो जाके जो लिखता है उसका भावानुवाद कर रहा हूँ कि उस समय तक ये जो गाय का मामला था, हिंदुओं में गाय माता मानने लग गई, तो उसने कहा कि गाय का जो वध है वो तुम मत होने देना, गाय का वध मत होने देना, ये बाबर कह रहा है। और दूसरा ये कह रहा है कि ये यहाँ हिंदू लोग बहुत हैं, हिंदू लोगों की आस्थाएं मंदिर में है, इसलिए तुम अपने राज्य में मंदिरों को मत टूटने देना। अब ये बाबर की वसीयत मैंने इसलिए बताई क्योंकि अभी अभी जो मस्जिद बनी, जिसको बाबरी मस्जिद कहते थे, वहाँ अभी प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया और कितने आकर्षक रूप से आपके मीडिया ने उनको डिजाइनर रिलीजियस ड्रेसेस में हमको देखने को मिला। वो भी एक अजूबा था हमारे लिए। खैर, नहीं, और तो उनके एजेंडे में मथुरा भी है, काशी भी है, वहां भी उनको जो धर्म स्थल में दूसरे धर्मों के बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। लेकिन एक जो मूल बात आपने कही कि जो राणा सांगा कर रहे थे वही बाबर भी कर रहा था। राणा सांगा भी अपने राज्य का विस्तार करने की कोशिश कर रहा था, उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं था, हिंदू धर्म के विस्तार से लेना देना नहीं था। और बाबर भी यहाँ कोई इस्लाम के विस्तार के लिए नहीं आया था, वो अपना राज्य का विस्तार करना चाहता था, और इसलिए वो यहाँ आकर उसने मुगल राज्य की स्थापना की। और जैसा आपने वसीयत में बताया कि वो इस जमीन में रहने वाले लोगों की मिजाज को समझते हुए उनको राज करने की नसीहत भी अपने बेटे को है। तो एक तो ये हिस्सा हो गया। लेकिन आपने जैसा कहा कि इब्राहिम लोधी को हराने के बाद फिर राणा सांगा से लड़ाई हुई, उनको भी उसने पराजित किया। उसके बाद क्या जो युद्ध हुए हैं वो केवल हिंदू राजाओं से युद्ध हुए या दूसरे इलाकों में मुस्लिम राजा थे उनसे भी उनकी लड़ाइयां होती रहीं? देखिए, सबसे शुरुआती लड़ाई तो मुस्लिम राजा से हुई, इब्राहिम लोधी। उसके पहले पंजाब में दौलत खान लोधी। और यहाँ जिन जिन राजाओं का राज्य था, एक्चुअली वास्तव में देखा जाए तो बाबर ने केवल साम्राज्य की स्थापना की, बाद में चलकर हुमायूं ने कुछ उसका विस्तार किया, अकबर ने विस्तार किया, और सबसे ज़्यादा विस्तार तो औरंगजेब ने किया। तो उसकी यहाँ हमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि लड़ाई में हिंदू मुसलमान का आधार नहीं होता। राजा से अगर आपकी संधि हो जाए, समझौता हो जाए, तो आपके साथ एक स्टेटस में काम करता है। जैसे आप औरंगजेब के साथ देखिए तो राजा जय सिंह भी हैं, राजा जसवंत सिंह भी हैं, औरंगजेब के 33% अधिकारी वो हिंदू राजा हैं। और ये अगर आप अकबर को देखें, अकबर के बारे में तो ज़्यादा लोकप्रिय है, तो अकबर के बारे में आप देखें तो वहाँ राजा टोडरमल भी हैं, राजा बीरबल भी हैं। तो ये उसने जो राज्य का विस्तार किया, यहाँ उस समय छोटे छोटे राजा थे, और जो राणा सांगा भी चाहते थे कि इन राजाओं को हरा के अपने राज्य का विस्तार किया जाए, और उसमें इब्राहिम लोदी उनके रास्ते में एक बड़ी रुकावट आ रही थी। इसको उसके लिए हराने के लिए उसने ये बाबर के आने की योजना बनाई। पर यहाँ के जो भी छोटे क्योंकि राजाशाही में भी आप देखिए, राजाशाही में भी बड़े जमींदार के बाद जो राजा होता है छोटे क्षेत्र में होता है, फिर बड़े क्षेत्र में होता है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के राजा थे, जिनमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। कईयों से उन्होंने समझौता किया, और बाद में तो देखिए राणा सांगा से तो इनका युद्ध हुआ। पर आप बाद में देखिए तो ज़्यादातर कई इतिहासकार तो इसको मुगल पीरियड, मुगल राज्य नहीं कहते हैं, वो मुगल राजपूत राज कहते हैं, क्योंकि बाद में चलकर ज़्यादातर मुगल राजाओं की राजपूतों से बहुत गहरे संबंध हो गए, और उनके प्रशासन में, उनके राज्य में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। तो बाबर ने वास्तव में बाद में जो लड़ाइयाँ लड़ी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। बाबर ने मुगल राज्य का जो, अगर बाबर का आप नक्शा देखें राज्य का, तो इतना बड़ा नहीं है, ये धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। वो केवल 4 साल ही जीवित रहा, कुल मिलाकर 4 साल ही, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और हुमायूं राजा बन गए। लेकिन एक बात बताएं कि सांगा को आमंत्रित किया, उसके पहले भी बाबर ने कई हमले किए इस तरफ, 4 या 5 बार अटैक किए, और उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली। लेकिन जब सांगा का साथ मिला और उससे वो आए और फिर उन्होंने अटैक किया और उसमें कामयाबी मिली, क्या ये सही है? नहीं, मुझे लगता है कि बाबर का जो मुख्य क्षेत्र था वो झेलम नदी के पश्चिम में था, झेलम नदी के पश्चिम में था, और इधर
उसके बाद दौलत खान लोदी का राज्य चालू हो जाता है। तो और उसका अफगान से लड़ाई हुई पहले, और यहाँ इस क्षेत्र में जिसको आज हम हिंदुस्तान कहते हैं, भारत कहते हैं, इस क्षेत्र में तो सबसे पहली लड़ाई उसकी दौलत खान लोदी से ही हुई। तो ऐसा नहीं है कि वो 4-5 बार आया गया। जहाँ तक ये इतिहास के इन संबंधों का नहीं, बात आया है, गया नहीं, लेकिन हमले किए उसने, चाहे वो दौलत खान पर झेलम के आसपास किए होंगे, दिल्ली तक तो कभी नहीं आया। वो दिल्ली तक पहली बार राणा सांगा के आमंत्रण पर ही आया और जी उसने इब्राहिम लोदी को परास्त किया और फिर जी उसके बाद अपना राज कायम किया। यही जी, सच्चाई है। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल सही। और और बाबर के बारे में और भी बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, जैसे उसने अपनी जीवनी लिखी, बाबरनामा। उसको एक हाँ, विद्वान शासक के तौर पर भी जाना जाता है। और जैसा आपने कहा कि मिली जुली संस्कृति को सम्मान करने वाला था। राइट, बेशक वो उसके पीछे भी उसके राजनीति थी, अपने जी शासन को मजबूत करना था, क्योंकि अगर यहीं के लोगों को नाराज करके वो राज करने की कोशिश करता तो उसके लिए दिक्कत खड़ी होती। लेकिन जी। फिर भी इतना खुला दिमाग उसके पास था। मेरे ख्याल से वो काफी एक शिक्षित व्यक्ति था, और उसके बाबरनामा का जो अध्ययन करते हैं वो बताते हैं उसमें वो काफी गहराई से यहाँ के फूलों का, फलों का, मौसम का, कपड़ों का, लोगों के रिवाजों का बहुत अच्छे से वो वर्णन करता है। तो यानी वो एक काफी अलग प्रकार का राजा था। भले उसने यहाँ 4 साल तक राज किया, पर उसने जैसे उसकी एक वसीयत से हमको पूरा अंदाजा आ जाता है कि वो किस प्रकार का व्यक्ति था। और मुझे तो यही लगता है कि ज़्यादातर राजा जो सफल होते हैं वही सफल होते हैं जो प्रजा की भावनाओं को साथ में लेके चलते हैं, और जो दूसरे राजाओं से या तो संधि करते हैं और उनसे मेल मिलाप करके अपने राज्य का विस्तार करते हैं। तो उसमें बाबर को भले ही यहाँ कितनी भी गाली दी जाए, वो भी एक राजा था, उसकी कुछ खासियतें भी होंगी, पर यहाँ की परंपराओं का उसने पूरा आदर किया। यहाँ की चीज़ों का पूरा उसने आदर के साथ अपनी किताब में भी लिखा और अपने इसमें वसीयत में भी लिखा। अब ये दुर्भाग्य की बात है कि उसी के नाम पे जो मस्जिद बनी थी उसके पीछे वो पूरा विवाद खड़ा किया गया, और उस मस्जिद को ढा के भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा नकारात्मक मोड़ लाया गया। ये निश्चित रूप से एक दुर्भाग्य की बात है। जी। तो जो लोग भी इस एपिसोड को देख रहे हैं, उन्हें ये समझने की जरूरत है कि बाबर वैसा नहीं था जैसा दिखाया जाता है, और बाबर के नाम पर एक समुदाय को खलनायक के रूप में पेश करने की जो कोशिश की जाती है, उसके पीछे दुर्भावनाएं भी हैं और राजनीतिक प्रयोजन भी है, राजनीतिक एजेंडा भी है। और उस एजेंडे को हम आगे बढ़ता हुए भी देख रहे हैं, और उसके जो नकारात्मक पक्ष हैं उनको भी हम अपने सामने प्रकट होते हुए देख रहे हैं। तो बहुत सावधानी के साथ बाबर और बाबरी की औलाद जैसी गालियों को समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी आज की बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो ये वीडियो देख करके हमें क्या सीख मिलती है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। मेरे पास तो आज कहने के लिए बहुत कुछ है। सच बात तो ये है कि वसीहत जो हमने आज सुनी, दिल खुश हो गया सुन करके कि क्या बाबर की सोच थी और क्या अभी रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अभी तो ऐसे दिखाया जा रहा है कि सबसे बड़े विलन बाबर, क्योंकि एक राजा था तो क्रूरता भी, पर सच ये है कि अभी मौजूदा वक्त में बाबर का नाम लेकर के क्यों मुसलमानों को हरास किया जाए, ये तो बिल्कुल ही अन्याय है। आज के वक्त के मुसलमान बाबर से रिलेटेड हैं ही नहीं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि एक हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाला राजा कुछ भी गलत सही काम करता है और फिर बाद के वक्त में हिंदुओं को उस राजा से रिलेट किया जाता है, एज इफ कि वो हिंदू राजा का धर्म फॉलो कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल इलॉजिकल हो गया ना। हिंदू लोग तो सनातन धर्म को जी रहे हैं, उनका उस राजा से कोई ताल्लुक है नहीं, पर जबरदस्ती अगर आप कनेक्शन बनाएंगे तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से एक पॉजिटिव चेंज हम सभी की लाइफ में आया है, और जिसने यहाँ तक इस वीडियो को सुन लिया यानी कि उसकी सोच देश हित में है।
तो फिलहाल के लिए आपसे लेती हूँ इजाज़त, इस दरख्वास्त के साथ कि हमेशा प्यार करते रहिएगा। ये जो नफरत भरे नैरेटिव्स होते हैं ना, ये तो आज के वक्त के पॉलिटिशियंस आम कर देते हैं खुद की सरकार बनाने के लिए। हम आम आदमियों से उनको कोई लेना देना नहीं है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि संभल में बच्चे मारे गए या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों में मासूम लोग मारे गए थे। उन्हें फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी सत्ता से। उनको कुर्सी मजबूत करनी है। उनको ये गारंटी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम भी वही रूल करेंगे। इसके लिए चाहे आम हिंदू मुसलमान के दरमियान नफरतें बढ़ें। खैर आप समझते ही हैं कि खैर सुख भरा जीवन अगर जीना है तो प्यार मोहब्बत से ही जीना पड़ेगा। नफरतों से तो सजाएं काटी जाती हैं। चलिए, ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, जिंदाबाद रहिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।